तो बरूटो के लास्ट पार्ट में हमने देखा बरूटो सास्के और नारुतो को दूसरे डायमेंशन में ले आता है जहाँ पर ये इश्की से फाइट करते हैं और इश्की इन लोगों पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। तो नारुतो सबको बचाने के लिए बैरियन मोड में आ जाता है और वो इश्की को काफी बुरी तरीके से मारता है और लास्ट में ये सब मिलकर इश्की को हरा देते हैं। लेकिन मोमोशिकी ने बरूटो की बॉडी पे कब्जा कर लिया था और वो इन्हें काफी बुरी तरीके से मारता है, लेकिन कावाकी उसे शांत करा देता है, जिसके बाद सारा कुछ ठीक हो जाता है और ये लोग वापस से अपने विलेज में पहुंच जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अब कारा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन आमोदो बताता है कि कारा का एक ऐसा मेंबर भी है जो कि जीगन से भी काफी ज्यादा पावरफुल था और उसका नाम है कोड। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। तो गाइस इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं हम 15K लाइक्स। पिछली वीडियो पे आपने काफी अच्छा रिस्पांस दिखाया, जैसे मैंने आपको बोला था आपने वैसे ही लाइक टारगेट कंप्लीट करा दिया। तो प्लीज इस वीडियो पे भी लाइक टारगेट कंप्लीट करा देना। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आ जाऊंगा और उस पर भी काम स्टार्ट कर दिया है। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरा एनिमे प्रोडक्ट रिव्यू वाला चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज उसे जाके चेकआउट करना। वहाँ पे मैं हर वीक वीडियो डालता हूँ जो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी, तो वहाँ पे सपोर्ट दिखाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अब देखते हैं आगे। अब बरूटो बाकी सभी कागज के साथ मीटिंग कर रहा होता है। शिकामारू ने बताता है कि बोरो की प्लेस पर उन्हें एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस मिला और ऐसे ही डिवाइस 12 और जगह पर मिले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कारा के जितने भी लोग थे वो अपने हाइड आउट पर इसी के सहारे जा रहे थे, लेकिन हम उनके हाइड आउट्स को इससे एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये जितने भी डिवाइस थे शायद किसी ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है। और नारुतो ने बताता है कि वो सिर्फ हाइड आउट नहीं है, उन्होंने वहाँ पर 10 टेल बीस्ट को भी रखा हुआ है। गारा कहता है तो क्या हमें उस मॉन्स्टर से दोबारा फाइट करनी होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। 10 टेल बीस्ट को डिवाइन ट्री में कन्वर्ट करने के लिए एक सैक्रिफाइस की जरूरत है और अभी जो हमारा दुश्मन है उसके पास वो बंदा नहीं है जिसे वो सैक्रिफाइस कर सके। राइक आगे कहता है अभी के दुश्मन से तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने तो इश्की को खत्म कर दिया, तो अब कौन सा दुश्मन है? शिकामारू कहता है उनका एक और मेंबर है जिसका नाम कोड है और वो अभी तक बचा हुआ है और वो भी इश्की का एक वेसल था, लेकिन वो नॉन फंक्शनल है। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये है, आमोदो का कहना है कि वो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो सभी कागज ये कहने लगते हैं अगर वो इतना ही ज्यादा पावरफुल है तो उसने अभी तक अटैक क्यों नहीं किया? नारुतो कहता है आप लोग चिंता मत कीजिए, वो हम पे अटैक जरूर से करेगा, बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी मदद करने के लिए तैयार रहना। गारा पूछता है वैसे मुझे ये बताओ कि बरूटो के हाथ में जो कर्मा है उसका क्या बना? सुचिकागे कहती है मैंने सुना है कि मोमोशिकी ने उसकी बॉडी पर 2 बार कंट्रोल लेने की ट्राई की थी। शिकामारू कहता है हमारे साइंटिफिक निंजा टूल की टीम अभी तक उस पर काम कर रही है। गारा नारुतो से पूछता है अगर मोमोशिकी ने बरूटो की बॉडी पे पूरा कंट्रोल ले लिया तो क्या तुम तैयार रहोगे विलेज को बचाने के लिए और बड़े फैसले लेने के लिए? नारुतो कहता है तुम उसकी चिंता मत करना, मैं सारा कुछ देख लूंगा। और ये लोग कहते हैं वैसे भी तुम्हारे पास से कुरामा की पावर जा चुकी है तो अब तुम शायद इतना कुछ ना कर पाओ। जिसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद अब नारुतो खड़ा हुआ ये सोच रहा था अगर बरूटो के साथ ऐसा हुआ तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब कावाकी अपने एक ही हाथ से यहाँ पे कुछ काम कर रहा होता है। हिमावारी उसे देखते हैं कि उसे काम करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है और वो उससे माफी मांगती है कि उसको बचाने में इसका हाथ कट गया। कावाकी कहता है अरे यार तुम टेंशन मत लो, ये प्रोस्थेटिक आर्म भी काफी ज्यादा कमाल का है। हिमावारी कहती है मेरे डैड के पास अब इतनी पावर नहीं बची तो शायद तुम वो प्रोस्थेटिक आर्म को भी यूज नहीं कर पाओगे। अब सुमेरे कावाकी को लेने के लिए आई होती है, जिसके बाद ये लोग लैब में पहुंच जाते हैं जहाँ पर आमोदो कावाकी का हाथ दोबारा से रीजनरेट कर देता है और अब ये पहले जैसा हो चुका है। और कतास्के ये देखकर काफी ज्यादा शौक था कि इसका हाथ पहले जैसा हो चुका है और ये प्रॉपर काम कर रहा है। और कावाकी अपने हाथ को भी चला के ट्राई करता है और वो कहता है ये तो मेरे पहले वाले हाथ जैसा है और ये ठीक से काम कर रहा है। फिर हम बरूटो को देखते हैं जो कि बर्गर शॉप को देखकर ऐसे ही जा रहा होता है। मित्सुकी कहता है क्या हुआ बरूटो, आज तुम बर्गर नहीं खाओगे? बरूटो कहता है अगर मैं बर्गर खाऊंगा तो मुझे नींद आएगी और मेरे साथ फिर से वही चीजें होने लगेगी। अब कतास्के नारुतो को ये बता रहा होता है उसने बरूटो की बॉडी का चेकअप किया और उसे पता लगा उसके अंदर जो कर्मा है उसका जो एक्सट्रैक्शन है वो काफी तेजी से हो रहा है और कुछ टाइम में बरूटो की बॉडी पूरी तरीके से ओसूस की बन जाएगी। अब नारुतो ये सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है। वो उससे पूछता है कि बरूटो के पास अभी कितना टाइम है? कतास्के कहता है कि यंग लॉर्ड के पास कम से कम कुछ ही हफ्तों का सेंस है। कतास्के पूछता है कि मुझे यंग लॉर्ड को भी ये सारा कुछ बता देना चाहिए। नारुतो कहता है नहीं, उसको मैं ये खुद बताऊंगा। फिर हम मित्सुकी को देखते हैं जो कि अकेला खड़ा था। तभी वहाँ पे सरादा पहुँच जाती है। अरे मित्सुकी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कभी तुम्हें ऐसे अकेला खड़ा हुआ नहीं देखा। मित्सुकी बताने लगता है कि बरूटो काफी दिनों से सोया नहीं है। सरादा पूछती है कि ऐसा क्यों है और वो बताता है कि जब से वो ओसुस्की को हरा के आया है तब से उसे अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं, इस वजह से वो सो नहीं पा रहा है। सरादा कहती है कहीं ये इस वजह से तो नहीं है कि उसने मेरी डैड की आंख को हार्म कर दिया था। मित्सुकी कहता है नहीं ऐसा नहीं है, उसे डर है
अगर वो सो गया तो मोमोशिकी दोबारा से उसकी बॉडी पे हावी हो जाएगा और वो नहीं चाहता कि वो अपने आसपास वाले किसी भी बंदे को हार्म करे। अब नारुतो और सास्के बरूटो की बात कर रहे थे। नारुतो कहता है ये सब मेरी गलती है, ये मेरी वजह से ही हो रहा है। अगर मैं मोमोशिकी से लड़ने के लिए बरूटो को ना लेके जाता तो आज ये सब नहीं होता, और वैसे भी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अपने विलेज को बचाना होगा, तो मुझे कुछ भी करके बरूटो को रोकना होगा। पर ये मैं कैसे कर सकता हूँ क्योंकि मैं उसका डैड हूँ। मैं उसे कैसे मारूंगा? सारे कागेज मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं और वो मुझसे पूछ रहे थे कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो तुम क्या करोगे। सास्के बताने लगता है कि मैंने बरूटो से वादा किया था अगर वो मोमोशिकी बन जाता तो मैं उसे वहीं पर मार देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन अच्छा हुआ कि कवाकी वहाँ पर था, उसी की वजह से हम बरूटो को ठीक से ला पाए। अगर ऐसा ना हुआ होता तो बरूटो पूरी तरीके से मोमोशिकी बन जाता। लेकिन इस बार मैं ट्राई करूंगा कि मैं बरूटो को रोक पाऊँ। नारुतो कहता है अब ये बात मैं बरूटो को कैसे बताऊं, और वो काफी ज्यादा चिंता में आ जाता है। सास्के कहता है तुम्हें ये बात उसे तो बतानी होगी, और नारुतो काफी ज्यादा गुस्से में था और वो कहता है मुझे कुछ न कुछ करना होगा, मुझे बरूटो को बचाना होगा। सास्के कहता है नारुतो चलो अब होश में आओ, अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि कुरामा भी अब तुम्हारे पास नहीं है। अब सरादा और मित्सुकी भी बात कर रहे थे, तभी सुमेरे बरूटो को ढूंढने के लिए आती है, जिसके बाद ये लोग भी उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब नारुतो बरूटो के पास आया होता है। अब नारुतो से बताने लगता है तुम्हारे पास काफी ज्यादा कम टाइम है, तुम्हारी बॉडी 1 साल के अंदर या कुछ ही हफ्तों में मोमोशिकी में बदल जाएगी। और बरूटो कहता है अरे डैड आप ये सही से भी तो बता सकते हो, मुझे इतना सीरियस क्यों कर रहे हो। नारुतो कहता है मुझे पता लगा है कि तुमने सास्के से एक वादा किया था और वही चीज आज मुझे सारे कागज कह रहे थे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। बरूटो कहता है डैड अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे, आपके पास तो अब कुरामा की पावर भी नहीं है। नारुतो कहता है लेकिन अब भी मैं तुम्हारा डैड हूँ, भले ही मुझे अपनी होगागे वाली रेपुटेशन खराब करनी पड़े, लेकिन मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा और मेरे पास जितनी भी पावर है मैं वो सारी लगा दूंगा तुम्हें बचाने के लिए। और वो बरूटो को गले लगा लेता है और ऐसे ही बरूटो को नारुतो के पास नींद आने लगती है। अब आमदो नारुतो के पास आया होता है, वो उससे कहता है कि मैंने एक रिसर्च की थी और उससे मैंने एक मेडिसिन बनाई जिससे बयाकुगन को रोका जा सकता है। नारुतो कहता है लेकिन इससे बरूटो का क्या लेना देना। वो बताता है कि इससे ओसुस्की वाला जो प्रोसेस है उसे भी पूरी तरीके से रोका जा सकता है। नारुतो कहता है क्या ये सच है, क्या बरूटो का मोमोशिकी बनने वाला प्रोसेस रुक जाएगा। वो कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने इस मेडिसिन को कभी ट्राई नहीं किया। नारुतो कहता है अगर तुम्हारे पास ये चीज थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो कहता है कि मुझे पता नहीं किसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, साथ में बरूटो के पास बयाकुगन के जीन्स भी है तो हो सकता है इससे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो। आमदो कहता है किसका डोज मैंने कवाकी को भी दिया था। नारुतो पूछता है तो उसके बाद क्या हुआ। वो कहता है कि ये डोज मैंने उसे थोड़ा थोड़ा दिया था ताकि जीगन को इसके बारे में पता न लगे, लेकिन तुमने ये चीज नोटिस की होगी कि कवाकी का जो प्रोसेस था वो बरूटो से काफी धीरे चल रहा था, और वैसे भी कवाकी का जो केस था वो थोड़ा अलग था। जिसके बाद ये मेडिसिन लेकर नारुतो अब घर पे आ गया था। बरूटो पूछता है डैड क्या मैं ये ले लूं। नारुतो कहता है तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसे ही कर सकते हो डैड, मुझे आप पे भरोसा है तो इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। जिसके बाद भाई अब बरूटो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। सरादा उससे पूछती है तुम्हारे साथ क्या हुआ। बरूटो से बताता है कि मैंने एक मेडिसिन ली जिसकी वजह से कर्मा का जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से रुक चुका है और मैंने ये 2 बार चेक करा लिया है, तो अब मैं सारा कुछ कर सकता हूँ। और जो फिजिकल चेंज हुए थे मेरी बॉडी में वो तो रहेंगे, लेकिन आगे का जो एक्सट्रैक्शन था वो पूरी तरीके से रुक चुका है। अब सुमेरे आमदो से ये पूछती है क्या बरूटो अब ठीक रहेगा। वो कहता है हाँ उस मेडिसिन के अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अब ठीक रहेगा। अब नारुतो शिगामारू से ये कह रहा था हमें आमदो को मेडिकल रिसर्च टीम का एडवाइजर बना देना चाहिए। जिसके बाद कवाकी भी यहाँ पर पहुँच जाता है और वो नारुतो को उसका प्रोस्थेटिक आर्म वापस करने के लिए आया था। और जब वो जाता है नारुतो पूछता है क्या तुम हमारे विलेज के गैनिन बनना चाहोगे। कवाकी कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं आपको सोच के बताऊंगा। और नारुतो यहाँ पे बात कर रहा होता है हमने जो चुनिन एग्जाम मोमोशिकी के अटैक के टाइम रुकवा दिए थे, मैं चाहता हूँ कि उनको कंटिन्यू किया जाए। अब साई सबको ये बता रहा होता है तुम्हारे चुनिन एग्जाम का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है और इस राउंड में एक रिटन एग्जाम होता है। अब न्यूज में नारुतो से पूछा जाता है कि आप
अपने चुनिन एग्जाम दोबारा से स्टार्ट क्यों कराए, क्योंकि अभी तो सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। नरूटो कहता है पहले हमें ऐसा लगा था कि सारी जगह शांति है, लेकिन सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि हमें अपनी डिफेंस फोर्स बढ़ानी होगी, इसलिए हम ये एग्जाम करा रहे हैं। अब साई सबको ये बता रहा होता है तुम्हें इस एग्जाम में पास होने के लिए कम से कम 70 नंबर चाहिए, और अगर तुम्हारी टीम में 3 लोग हैं तो कम से कम तुम्हें 210 नंबर चाहिए। और उन्हें बताया जाता है कि तुम इस एग्जाम में चीटिंग कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना तुम पकड़े न जाओ। ये तो बिल्कुल भाई नरूटो वाले चुनिन एग्जाम जैसा है। किस किस को याद है कमेंट में जरूर से बताना। और मित्सुके ने तो बरूटो की हेल्प करा दी थी, वही सारे बच्चे चीटिंग करने में लगे हुए थे। बरूटो डैंकी से पूछता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं इस एग्जाम में पास हो जाऊंगा। डैंकी कहता है हाँ, क्योंकि तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो और वैसे भी तुमने काफी ज्यादा मिशन किए हैं तो तुम्हें उसकी भी काफी ज्यादा नॉलेज हो गई होगी। और डैंकी को ऐसा लगता है कि शायद वो इस एग्जाम में फेल हो जाएगा, लेकिन बरूटो से मोटिवेट कर देता है तुम टेंशन मत लो, तुम जरूर एक चुनिन बनोगे। अब इस एग्जाम का रिजल्ट आ गया था। हम देखते हैं कि सारे बच्चे यहाँ पे पास हो गए हैं और ये सारे काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब सरादा ये कह रही थी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अगर हम अगले राउंड में गए तो हम एक दूसरे के राइवल बन सकते हैं, तो इसके लिए हमें पहले ही तैयार रहना होगा। अब बरूटो के पास एक लड़का आकर कहता है तुमने मोमोस्की के साथ फाइट करने में एक काफी बड़ा रोल निभाया था। बरूटो कहता है आखिरकार तुम कौन हो, और वो कहता है मेरा नाम काइटो है और मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और मैं टीम 9 से हूँ। और वो बरूटो से हाथ मिलाता है। बरूटो देखता है कि उसके हाथ पे कुछ गम जैसा लग गया है। अब डैंकी उसके बारे में रिसर्च करने लगता है और उसे पता लगता है कि ये ज्यादातर मिशन दूसरे विलेजेस के अंदर करता है। जिसके बाद नरूटो सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करता है इस एग्जाम में पास होने के लिए। शिगामारू कहता है हमें ऐसे चुनिन चाहिए जिनके पास अलग अलग स्किल हो। नरूटो कहता है मैं चाहता हूँ कि आपके पास जो भी स्किल्स है वो आप मुझे शो करें, लेकिन ये सब होगा कल, तो अभी आप रेस्ट कर सकते हो। अब नरूटो बरूटो के रूम में आया होता है। वो देखता है कि बरूटो अभी तक सोया नहीं है। बरूटो कहता है डैड मुझे डर लग रहा है, क्योंकि पिछली बार आपको पता है मैंने चुनिन एग्जाम में क्या किया था, तो मैं चाहता हूँ कि इस एग्जाम को मैं अच्छे से करूँ और मैं इसमें पास हो जाऊँ। नरूटो कहता है मुझे तुम पे विश्वास है, तुम इसको जरूर से पास कर लोगे, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। अब चुनिन एग्जाम का अगला राउंड आ गया था और सभी लोग इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि इन एग्जाम में क्या करना है। और शिगाडाई भी अपनी टीम से कह रहा था अगर तुम एक बार चुनिन बन जाओगे तो मेरी तरह तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। चोचो कहती है क्या सच में मुझे इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, क्या मैं उससे ज्यादा खाना खा सकती हूँ। अब यार मैंने ये कब कहा, लेकिन हाँ तुम्हें पैसे तो मिलेंगे, तुम चाहे जो मर्जी करना फिर। और इनका जो सेकंड राउंड होने वाला है वो एक जंगल के पास होगा, जैसे कि नरूटो का हुआ था बिल्कुल वैसे ही। और इन लोगों को अब जाके पता लगता है कि इनके विलेज में एक ऐसी जगह भी एग्जिस्ट करती है। फिर शिगामारू उन्हें इस राउंड के बारे में बताने लगता है कि इसमें एक एक चुनिन है जो कि सबऑर्डिनेट्स हैं, उन्हें तुम्हें ढूंढ कर लाना है और तुम्हें इसमें फाइट भी करनी पड़ सकती है, तो तुम इसके लिए रेडी हो जाओ। और हाँ, इस बार कोई भी टीम साथ में काम नहीं करेगी, सबको अलग अलग जाना होगा और तुम इस मिशन को तभी कंप्लीट कर पाओगे जब तुम सारे सबऑर्डिनेट्स को वापस ले आओगे। फिर मोएगी उन्हें बताने लगती है इस राउंड को क्लियर करने के लिए तुम्हारे पास 45 मिनट है, तुम में से हर एक बंदे को एक एक सबऑर्डिनेट्स को वापस लेके आना है और वहाँ पर टोटल 10 सबऑर्डिनेट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि तुम 26 लोगों में से सिर्फ 10 लोग ही इस राउंड को पास कर पाएंगे। तभी एक टीम जल्दी से भागकर अंदर जाने लगती है, लेकिन एक क्रिएचर उन्हें वापस खींच लेता है, यानी अब 26 लोगों में से 23 लोग ही बचे हैं। मोएगी बताती है कि इस जंगल में ऐसे ही क्रिएचर हैं, तो उन्हें बच के रहना होगा। शिगामारू कहता है अंदर कुछ चुनिन भी मिलेंगे जो कि तुम्हारे लिए दुश्मनों का काम करेंगे, तुम्हें उनसे बच के निकलना होगा। और साई कहता है कि इस बार कोई थर्ड राउंड नहीं होने वाला, यही फाइनल राउंड है। बरूटो कहता है अगर हमने इसे पास कर लिया तो यानी हम चुनिन बन जाएंगे। जिसके बाद ये राउंड यहीं पे स्टार्ट हो जाता है और सभी बच्चे इस एग्जाम के लिए निकल जाते हैं। वही बरूटो अपनी टीम से कहता है हमें अलग अलग जाके सबऑर्डिनेट्स को ढूंढना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एक क्रिएचर ने एक सबऑर्डिनेट को पकड़ लिया था। तभी वहाँ पे सुबाकी आकर उस क्रिएचर को खत्म कर देती है और सुबाकी इस सबऑर्डिनेट को लेके यहाँ से निकल रही होती है और नरूटो और बाकी सब इन्हें कैमरास में देख रहे थे। और साई कहता है सुबाकी की जो एबिलिटीज हैं वो एक चुनिन जैसी है, तो ये जरूर एक चुनिन बन सकती है। अब नामिदा को मिराई सेंस से मिलती है और वो ये देखकर काफी खुश होती है, चलो आप मेरे साथ चलो, मेरा काम काफी ज्यादा आसान हो गया। मिराई कहती है तुम इतनी जल्दी खुश मत हो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। और वो कहती है अगर मैं सबऑर्डिनेट होती तो क्या मैं यहाँ पे आग जलाती। और जैसी नामिदा कुछ समझने वाली होती है वो उसे बेहोश कर देती है और नामिदा अब डिस्क्वालीफाई हो गई है। और ऐसे ही धीरे धीरे कुछ टीम डिस्क्वालीफाई होना स्टार्ट हो जाती है। वहीं वसाबे और आयाबे एक सबऑर्डिनेट को लेकर लड़ रहे होते हैं। इससे पहले मैंने ढूंढा, नहीं मैंने ढूंढा। सबऑर्डिनेट कहती है अरे जल्दी करो तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा। अब मित्सुकी को भी अपना सबऑर्डिनेट मिल गया था। फिर हम बरूटो को देखते हैं जिसके पीछे मधुमक्खी लग गई थी, वो उनसे बचने के लिए
के पानी के अंदर कूद जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक सांप उसे खाने ही वाला था। अब इनोजिन और चोचो को भी अपने अपने सबऑर्डिनेट मिल गए थे। अब डैंकी ने भी ट्रैकर लगा के एक सबऑर्डिनेट को ढूंढ लिया था और जैसे वो उसे उठाने की ट्राई करता है वो नीचे गिर जाता है। फिर इस तरफ हम एक सबऑर्डिनेट को देखते हैं जो कि अकेली बैठी होती है। तभी पानी में से बरूटो निकलता है जो कि स्नेक के ऊपर था। वो उससे कहता है, अरे मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, चलो अब मेरे साथ चलो। अब हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर कई बच्चे इसमें डिस्क्वालीफाई हो गए हैं और आधे बच्चे अपने सबऑर्डिनेट्स को लेकर आ गए हैं। वहीं मित्सुकी और श्रादा भी अपने सबऑर्डिनेट्स को लेकर आ रहे थे। श्रादा मित्सुकी से ये पूछती है, बरूटो कहाँ पर है, वो अभी तक आया क्यों नहीं। मित्सुकी कहता है, हमें जल्दी से फिनिश लाइन तक पहुँचना होगा, हमें बरूटो की चिंता नहीं करनी चाहिए। और श्रादा समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वो उसकी एक जोरदार किक मारती है और उसे पता लगता है कि ये मिराई सेंसे है। और मिराई सेंसे उससे कहती है, चलो हम फाइट करते हैं, देखती हूँ तुम कितनी ज्यादा इम्प्रूव हो गई हो। अब बरूटो भी अपने सबऑर्डिनेट को लेकर निकल रहा था, तभी क्योटो उसे पकड़ लेता है क्योंकि क्योटो ने उस पर पहले ही ट्रैकर लगा दिया था। क्योटो कहता है, मेरा काम आसान करने के लिए थैंक्स, अब मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर क्योटो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो बियर क्योटो पे अटैक कर देता है। अब वो सबऑर्डिनेट बरूटो से कहती है, चलो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि ये सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो सकती है। बरूटो कहता है, इसे चोट लगी है, हमें इसे देखने जाना होगा। सबऑर्डिनेट कहती है, अगर तुम इसे देखने जाओगे तो तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा और तुम इस एग्जाम में पास नहीं हो पाओगे। लेकिन फिर भी बरूटो से देखने के लिए चला जाता है और उसके सर पर एक पट्टी बांध देता है। क्योटो कहता है, तुम्हें जाना चाहिए वरना तुम इससे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब इस राउंड को खत्म होने में सिर्फ 30 सेकंड बाकी थे और सरादा ने भी मिराई सेंसे को हरा दिया था। अब बरूटो भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके एक शेडो क्लोन ने क्योटो को पकड़ा होता है। मोएगी बरूटो से ये कहती है, तुम वहीं पर रुक जाओ, अब टाइम खत्म हो चुका है। और बरूटो सिर्फ एक ही कदम दूर था और तभी वो नीचे गिर जाता है। अब बरूटो के दोस्त भी काफी ज्यादा चिंता में आ गए थे, जिसके बाद इस राउंड की फाइनल लिस्ट निकलती है जिसमें बरूटो का भी नाम होता है। और ये देखकर बरूटो काफी ज्यादा खुश होता है और वो सोचता है वो तो टाइम पर नहीं पहुंच पाया तो इसमें इसका नाम कैसे आया। मोएगी कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि इस एग्जाम में तुम्हारी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाता है। और बरूटो भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। नरूटो कहता है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ अगले फाइनल टेस्ट के बारे में। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि आगे कुछ नहीं होगा। साई कहता है, हमने कहा था कि कोई थर्ड राउंड नहीं होगा, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि कोई फाइनल राउंड भी नहीं होगा। और वो बताते हैं कि तुम्हें अगले राउंड में 1-on-1 फाइट करनी होगी। और ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब बरूटो और उसकी टीम अपने घर जा रही होती है। बरूटो ये सोच रहा होता है, मुझे ऐसा लगा था मैं इस एग्जाम में पास हो गया हूँ, लेकिन अब एक और राउंड है तो मुझे अलर्ट रहना होगा। मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी जिससे मैं इसमें फेल हो जाऊं। और ये लोग बात कर रहे थे, अगर कल वाले राउंड में इन्हें आपस में लड़ना पड़े तो ये लड़ने के लिए तैयार रहेंगे क्योंकि इनके अपनी लाइफ में अपने अपने गोल हैं। अब अगले दिन बरूटो ट्रेनिंग के लिए मित्सुकी के पास जाता है। वहीं हम अयाबे और उसकी टीम को देखते हैं जो कि अब कतास्की के पास आए होते हैं। और कतास्की डैंकी को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। डैंकी कतास्की के पास साइंटिफिक निंजा टूल लेने के लिए आया होता है ताकि वो जूनियर एग्जाम में उसको यूज कर सके। और डैंकी कहता है, उसको मैं खुद डिजाइन करूंगा, आप बस मुझे लैब दिखा दीजिए। अयाबे उससे कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इस एग्जाम में उस टूल का इस्तेमाल करोगे। डैंकी कहता है, मैं ऐसा क्यों ना करूं, वैसे भी इस एग्जाम में साइंटिफिक निंजा टूल अलाउड है और मेरी स्ट्रेंथ भी कम है तो मुझे इसे यूज करना ही होगा। और डैंकी काफी ज्यादा परेशान था, उसे पता नहीं था कि कल उसकी किसके साथ फाइट होगी। और ये लोग ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे कि इनकी फाइट किस किस के साथ हो सकती है। अब कतास्की उन्हें कहता है, ट्रेनिंग रूम तैयार है और ये लोग वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं। मेटली उसका यहाँ पे साथ दे रहा था, लेकिन डैंकी ने इस ट्रेनिंग में उसकी काफी बुरी हालत कर दी थी। अब हम शिकाडाई की टीम को देखते हैं। यहाँ पे चोचो बहुत ज्यादा खाना खा रही थी और वो ऊपर से और 20 प्लेट का ऑर्डर दे देती है। ये देखकर इनोजिन गुस्सा हो जाता है, अबे यार मोटी तू कितना खाएगी, कल को हमारा एग्जाम है। वो कहती है, आज का बिल वैसे भी हम तीनों में स्प्लिट होने वाला है तो मेरा जो मन करेगा मैं वो खाऊंगी, तू चुप कर चूजे। जिसके बाद इनोजिन माइंड ट्रांसफर जूसू से चोचो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भाई चोचो तब भी अपना खाना ठूसने में लगी होती है। अब हमें हॉकी की टीम को दिखाया जाता है जो कि जंगल में ट्रेनिंग कर रही थी। साई भी उनके पास आ जाता है। अब वसाबी और नामिदा भी यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे। वो कहते हैं कि अब हमें रेस्ट लेना चाहिए वरना हम काफी ज्यादा थक जाएंगे। जिसके बाद ये खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ पे अयाबे और उसकी टीम भी पहुँच जाती है। और अयाबे उन्हें कहता है, क्या हुआ, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, क्या तुम कल वाले राउंड से डर गए हो। वसाबी कहती है, हम क्यों डरे, मुझे ऐसा लगता है कि तुम डर रहे हो। और ऐसे ही ये आपस में फाइट करने लगते हैं। अब सुबह की डैंकी को देखती है जिसकी बॉडी पर अलग अलग निशान होते हैं। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर थे और डैंकी उसे बताता है कि हम कतास्की की लैब में थे और मैं
साइंटिफिक निंजा टूल से वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था। अब सरादा अपने डैड से एडवाइस लेने के लिए आई होती है, लेकिन सास्के कहता है तुम मुझसे काफी ज्यादा काबिल हो और तुम्हें अपने मैच के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। मुझे पता है कि तुम जरूर से एक चुनिन बनोगी। और जब सरादा जा रही थी उसे चोचो मिलती है जो कि अकेले यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही थी, जिसके बाद सरादा उससे पूछती है कि तुम्हारी टीम कहाँ पर है। चोचो कहती है मैं अकेले ही ट्रेनिंग कर रही थी क्योंकि कल के राउंड के लिए मुझे ज्यादा प्रिपेयर रहना होगा। और ऐसे ही सभी बच्चे, कोई अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, कोई सो रहा था तो कोई अपने मौज मस्ती में लगा हुआ था। और फिर हमें फाइनल राउंड का दिन दिखाया जाता है जब सभी बच्चे तैयार थे। और फिर हमें कुछ अजीब से बंदों को दिखाया जाता है जो कि विलेज में आए थे और इनके पास एक तलवार भी थी। चलो अब काम खत्म करने का टाइम आ चुका है। फिर हमें बरूटो और मित्सुकी को एक छत पे दिखाया जाता है जहाँ पे हिमावारी बरूटो को बुलाने के लिए आई होती है क्योंकि उसको कुछ काम होता है। फिर हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है और साई यहाँ पर कह रहा था बस पिछली बार की तरह यहाँ पर कोई मोमोशकी ना है क्योंकि पिछली बार हमारा काफी ज्यादा नुकसान हो गया था। अब हिमावारी बरूटो को बता रही थी कि उसके दो दोस्त हैं एहू और यूना और ये हर रोज उनके साथ ट्रेनिंग करने के लिए जाती है। और जब ये आज ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे थे तो एहू को कुछ अजीब से लोग दिखे तो वो उनका पीछा करने लग गया और यूना भी उसका पीछा करने लग गई। लेकिन मैं वहाँ से आ गई और मैंने ये बात आपको बताई, तो बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए। बरूटो कहता है वैसे तुम्हारी बात मुझे ठीक से समझ नहीं आई है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब अरीना में वो सारे बच्चे आ गए थे जिन्होंने सेकंड राउंड को पास किया होता है, लेकिन मित्सुकी और बरूटो वहाँ पर नहीं आए थे। शिगामारू सबको बताता है कि इस मैच के अंदर 1-on-1 फाइट होने वाली है और इसके अंदर तुम साइंटिफिक निंजा टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो और इस मैच को तभी रोका जाएगा जब तुम में से एक जीत जाएगा। अब सरादा कहती है मित्सुकी और बरूटो यहाँ पर अभी तक नहीं आए तो हम क्या उनके लिए वेट कर सकते हैं। शिगामारू कहता है इस बार जो नाम निकलने वाले हैं वो पर्चियों से निकलेंगे, तो अगर उससे पहले वो यहाँ पर पहुँच गए तो वो इस मैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अब जो यहाँ पे नाम निकलता है वो इनोजिन और होकी का होता है। अब बरूटो हिमावारी के दोस्त के पास पहुँच गया था और वो उनसे कहता है तुम ही हो क्या वो जो अपने आप को जासूस समझ रहे हो, बताओ क्या हुआ यहाँ पे। और बरूटो देखता है सामने कुछ लोग हैं जो कि आमदों को पकड़ के ट्रेन के डब्बे के अंदर डाल रहे हैं, जिसके बाद बरूटो और मित्सुकी भी उनका पीछा करने लगते हैं। अब शिगाडाई इनोजिन से ये कह रहा था जो होकी है वो अनबू ब्लैक ऑप्स है और तुम्हारे डैड का सबऑर्डिनेट भी है, तो तुम अपने डैड से उसके बारे में पूछ सकते हो। लेकिन इनोजिन कहता है मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इस फाइट को खुद के दम पे जीतना चाहता हूँ। वहीं होकी के दोस्त होकी को कह रहे थे इनोजिन साई का बेटा है तो उसको अच्छे से सबक सिखाना। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मैच स्टार्ट होने वाला है और सरादा सोच रही थी मित्सुकी और बरूटो अब तक आए क्यों नहीं, वो लोग क्या कर रहे हैं। अब इनका मैच स्टार्ट हो गया था। इनोजिन अपने सुपर बीस्ट स्क्रोल से होकी पे अटैक कर देता है और जैसे वो उससे बचता है इनोजिन एक और अटैक उस पे कर देता है। ऐसे ही वो एक और अटैक उस पे करता है, लेकिन इस बार होकी अपने अर्थ स्टाइल से अटैक करता है जिससे चारों तरफ पत्थरों की चट्टानें खड़ी हो जाती हैं। अब इनोजिन ये देखकर काफी ज्यादा पागल हो जाता है, आखिरकार इसने ये क्या किया, मैं उसे कहाँ ढूंढूं, क्योंकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। और होकी भी चारों तरफ घूम रहा होता है और नारुतो भी ये देख रहा होता है। वो सोचता है ये क्या कर रहा है, क्या इसको खुद की बनाई हुई जगह याद नहीं है। साई कहता है नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि होकी के पास एक काफी अच्छी एबिलिटी है जिससे वो इस पूरी जगह को एक बार याद कर रहा है और फिर वो इनोजिन पे अटैक करेगा और ऐसा ही होता है। और साई ये सोचता है होकी और उसकी टीम ने यहाँ पर पहुँचने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की और वैसे भी एक तो वो अनबू ब्लैक ऑप्स है तो उन्हें काफी सारी इन्फॉर्मेशन होती है और ऊपर से हमें उनके जुत्सु के बारे में भी नहीं पता होता। और यहाँ पे इनोजिन को चोट लग गई थी और वो होकी को अब ढूंढ नहीं पा रहा होता। अब इनोजिन सुपर बीस्ट स्क्रोल से हवा में उड़ने लगता है, लेकिन होकी उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इनोजिन जैसे ही नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन इनोजिन होकी को डिस्ट्रैक्ट कर देता है जिससे इनोजिन उसे नहीं दिखता। इनोजिन यहाँ पर सोच रहा था मैंने स्टार्टिंग में ही अपने काफी सारे चक्रा को इस्तेमाल कर लिया है, तो अब मुझे इस मैच को जल्दी ही खत्म करना होगा। अब होकी इनोजिन को ढूंढ रहा था और ऐसे ही ढूंढते हुए उसे इनोजिन की परछाई दिखती है और वो एकदम से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी इनोजिन उसकी तरफ घूमता है और अपने माइंड ट्रांसफर जुत्सु से उसके दिमाग पे कंट्रोल कर लेता है। और नारुतो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन इनोजिन को उसके दिमाग के अंदर काफी खतरनाक मॉन्स्टर दिख रहा होता है जो कि उसे खाने ही वाला था। लेकिन तभी इनोजिन बाहर आ जाता है और जैसे ही इनोजिन को ये समझ आ पाता तभी होकी उसके ऊपर कुनाई नाइफ रख देता है। अब तुम हार चुके हो। और कोनोहामारू ये डिक्लेयर करता है कि होकी इस मैच को जीत चुका है। अब सायाकी ये बताने लगता है कि एक स्पेशल जुत्सु है जो कि मैंने होकी को सिखाया था, अगर अनबू ब्लैक ऑप्स में आप कभी पकड़े जाओ तो वो लोग तुम्हारे दिमाग से काफी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये उसे सिखाया था। और फिर साई होकी और इनोजिन को अप्रिशिएट करता है, तुमने काफी अच्छा काम किया। और होकी भी इनोजिन से हाथ मिलाता है, तुमने मुझे काफी अच्छी टक्कर दी। अब कोनोहामारू
सेकंड मैच के लिए नाम निकालता है जो कि वसाबी और अयाबे का होता है। अब हमें बरूटो और मित्सुकी को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन के अंदर आ चुके हैं, लेकिन इनको यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। ये लोग सोचते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, कहीं वो लोग पहले तो नहीं निकल गए। अब हम अयाबे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि इसकी फाइट वसाबे के साथ है और ये सोचता है कि ये उसे काफी आसानी से हरा देगा और ये खुशी में बौखला रहा होता है। और इसकी आवाज नामिदा और वसाबे के रूम तक जा रही होती है और वसाबी के मॉम डैड भी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और उसकी दादी भी यहाँ पर आई थी जो कि वसाबे को एक स्क्रोल देती है और कहती है ये हमारा जनरेशनल जुत्सु है जो कि तुम घर भूल आई थी, इससे तुम एक जाइंट कैट बन सकती हो। और वसाबे उनके जाने के बाद काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है क्योंकि अभी तक इनके विलेज से कोई भी चुनिन या जुनिन नहीं बन पाया और इसकी फैमिली ने इससे काफी ज्यादा आस लगाई हुई है। अब इनका मैच स्टार्ट होने वाला था और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और कवाकी भी यहाँ पे मैच देखने के लिए आया होता है। अब अयाबे अपने आर्ट स्टाइल से उस पर अटैक करता है और उसे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वसाबे काफी आसानी से वहाँ से निकल जाती है। और इस मैच को देखने के लिए शिंकी भी यहाँ पर आया था और फिर शिंकी और उसकी टीम सिरादा से मिलती है, जिसके बाद ये लोग ऊपर जा ही रहे थे तभी शिंकी की नजर कवाकी पे पड़ती है। यहाँ पे वसाबी के पेरेंट्स उसे चीयर कर रहे थे, तुम जीत जाओगी बेटा, तुम एक दिन होगागे जरूर बनोगी। अयाबे ये सुन लेता है, क्या तुम एक होगागे बनना चाहती हो? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि होगागे तो मैं बनूंगा। लेकिन वसाबे कहती है मुझे होगागे नहीं बनना और भाई अयाबे उस पर गुस्सा करने लगता है, ये तुम क्या कह रही हो, हर किसी का ड्रीम होता है वो एक होगागे बने। और ऐसे ये फाइट करने लगते हैं और अब सभी लोग इन्हें देख रहे थे। अयाबे उसे पीछे करता है तभी उसकी पॉकेट में से वो स्क्रोल गिर जाता है। अयाबे पूछता है ये क्या है? वसाबी कहती है तुम उस पे ध्यान मत दो, तुम हमारे मैच पे ध्यान दो। फिर हमें वसाबी का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी दादी ने बताया था ये जुत्सु तुम्हें एक घर जितनी जाइंट कैट बना देगा और अगली बार उसकी दादी ने कहा था ये तुम्हें एक पहाड़ जितना जाइंट कैट बना देगा। और इसलिए वसाबी को लगता है ये सारी फालतू की बातें हैं, उसकी दादी बस ऐसे ही अपने मन में ये बातें बनाती रहती हैं। और अयाबे अब उस पे गुस्सा करने लगता है, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है एक माउंटेन जितनी बड़ी कैट नहीं हो सकती? और फिर वो अपने आर्ट स्टाइल से उस पर अटैक कर देता है और इससे एक कैट का स्टैचू बन जाता है। अयाबे कहता है तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, हर चीज पॉसिबल होती है। अब अयाबे उस स्क्रोल को उठाकर कहता है देखो अगर मैं इस कैट को बना सकता हूँ तो तुम भी इस जुत्सु को इस्तेमाल करके एक काफी बड़ी जाइंट कैट बन सकती हो। लेकिन वो यहीं पर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने अपना काफी सारा चक्रा यूज कर लिया है। अब ये जो स्टैचू वाली कैट थी इसका सर निकल के गिरने वाला था। वसाबी अयाबे को बचाने के लिए जा रही होती है और वो इस जनरेशन जुत्सु को एब्जॉर्ब कर लेती है जिससे वो एक काफी बड़ी जाइंट कैट बन जाती है और इससे अयाबे को बचा लेती है। और ये देखकर उसकी फैमिली काफी ज्यादा खुश होने लगती है और वसाबी को भी ये समझ आ गया था कि उसकी दादी ने जो भी बताया था वो सारा कुछ सच था। और अब वो अयाबे को उठाने लगती है, अरे यार जल्दी उठो, हमें मैच को खत्म करना है। और कोनो हमरो ये अनाउंस करता है कि इस मैच की विनर है वसाबे। और वसाबी अयाबे को उठाने की कोशिश करती है लेकिन भाई वो तो पूरी तरीके से ढेर होता है। अरे बस कर मेरी माँ, मुझसे नहीं उठा जाएगा, हाँ तू जीत गई, अब मान भी जा तू जीत गई। अब बरूटो और मित्सुकी एक स्टेशन पे पहुंच गए थे। बरूटो मित्सुकी से पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि आमद और बाकी लोग यहीं पर उतरे होंगे? मित्सुकी कहता है हाँ, क्योंकि ट्रेन यहीं पर स्लो हुई थी। और वो अपने स्नेक को भेज के ये पता लगा लेता है कि आमदो कहाँ पर है। अब यहाँ पे श्रादा काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि मित्सुकी और बरूटो अभी तक नहीं आए। वही कोनोहामारू अब दूसरा नाम निकाल रहा होता है और इस बार जो नाम आए थे वो थे चोचो और श्रादा। अब चोचो शिकाडाई के पास आती है और जोर से चिल्ला के कहती है शिकाडाई तुम्हें पता है मेरी ओपोनेंट कौन है? वो है श्रादा। वो देखती है कि इनुजिन काफी ज्यादा शांत बैठा हुआ है। वो उससे पूछती है आखिरकार तुम्हें क्या हुआ? इनुजिन कहता है क्या तुम भूल गई कि हमने क्या प्रॉमिस किया था? जिसके बाद चोचो भी उदास हो जाती है। शिकाडाई कहता है क्या बात है, तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? चोचो कहती है हमें पता है कि तुम अपनी वेस्ट क्यों नहीं पहनते। इनुजिन कहता है हाँ, तुम अपनी वेस्ट इसलिए नहीं पहनते ताकि हम लोगों को बुरा ना लगे और हमने ये डिसाइड किया था कि हम जीत के आएंगे ताकि हम लोग साथ में वेस्ट पहन सके। तभी शिकाडाई के गालों पर थोड़ा सा ब्लश आ जाता है। वो कहता है अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इनुजिन चिल्लाता हुआ कहता है चोचो तुम्हें इस बार जीत के आना है। और यहाँ पे हम कवाकी को देखते हैं जिसे शिंकी बार बार घूरे जा रहा था। कवाकी को समझ नहीं आता अबे यार ये मुझे क्यों घूर रहा है, क्या मुझसे शादी करेगा? और ये बोलकर वो यहाँ से निकल लेता है। अब हम शिंकी को देखते हैं, वो भी यहाँ से जा रहा होता है। अब कवाकी देखता है कि शिंकी उसका पीछा कर रहा है। वो पूछता है कि तुम कौन हो? शिंकी उसे बताता है कि मैं हिडन सैंड विलेज से हूँ और मेरा नाम शिंकी है। कवाकी पूछता है तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ। शिंकी उससे कहता है तुम कहाँ पे जा रहे हो, तुम्हें ये मैच देखना चाहिए। कवाकी कहता है अरे जाओ जाओ अपना काम करो। शिंकी उसे रुकाने की कोशिश
कोशिश करता है और कवाकी उसे पकड़ लेता है। आखिरकार तुम अपने आप को समझते क्या हो? शिंकी आयरन सैंड में उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद ये दोनों अब फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन शिंकी उससे पटक के कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम ये मैच देखने के लिए जरूर से आओ। और इस तरफ चोचो सरादा पे अटैक करती है, लेकिन सरादा अपने शारिनगन की मदद से उससे बच जाती है। और ऐसे ही ये ताइजुत्सु से फाइट कर रहे थे। अब शिंकी भी वापस आ गया था और चुपचाप वो यहाँ पर बैठ जाता है। अब सरादा चोचो पे लाइटनिंग बोल से अटैक करती है, लेकिन चोचो एक एक करके उन्हें फोड़ देती है। जिसके बाद सरादा और भी बहुत सारी लाइटनिंग बोल बनाती है। चलो अब इनसे बच के दिखाओ। लेकिन इस बार चोचो उनसे काफी मुश्किल से बच पाती है और इसमें उसे चोट भी लग गई थी। सरादा कहती है, चोचो क्या तुम ठीक हो? जब चोचो उठकर उसके एक जोरदार पंच मारती है, जिससे सरादा काफी दूर जाके गिरती है। अब कवाकी भी वापस आ गया था और वो इस मैच को देखने लगता है। चोचो कहती है, सरादा मुझे नहीं लगता कि तुमने अपने आप को इनफ प्रिपेयर किया है। अब सरादा को अपने डैड की बात याद आने लगती है। मान लो अगर बरूटो मोमोशिकी में ट्रांसफॉर्म हो गया तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो? क्या तुम अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर मानती हो? क्या तुम उसे मार पाओगी? और सरादा वहाँ पे इमेजिन कर रही थी जब बरूटो मोमोशिकी बना था और उसने तभी डिसाइड कर लिया था कि वो उसको मार देगी। और वो चोचो से कहती है, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद ये दोनों अब फिर से फाइट करने लगते हैं। अब सरादा उस पे फायरबॉल जुत्सु से अटैक करती है। चोचो उससे बच जाती है और रोल होकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन सरादा अपने शारिनगन का इस्तेमाल करके उससे इजीली बच रही थी। जिसके बाद सरादा फायरबॉल फायर ड्रैगन से चोचो पे अटैक करती है, जिससे चोचो काफी दूर जाके गिरती है। और सास्के भी इस मैच को देख रहा होता है। अब सरादा चितोरी का इस्तेमाल करने वाली थी। वो कहती है, चलो अब इसे जल्दी खत्म करते हैं। और चोचो भी अपनी बटरफ्लाई मोड में आ गई थी। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं और यहाँ पर एक काफी खतरनाक धमाका होता है। अब लास्ट में यहाँ पे सरादा बची थी, जो कि इस मैच को विन कर लेती है। अब मैच के बाद चोचो और सरादा शिनोबी यूनियन वाला साइन बनाते हैं और चोचो के दोस्त उसे ले जाते हैं। चोचो काफी ज्यादा रो रही थी। वो कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाई। इनोजिन कहता है, हाँ ठीक हुआ, तुम अकेली वेस्ट पहनती, ये भी अच्छा नहीं लगता। अब सरादा अपने डैड के पास आ गई थी। उसके डैड कहते हैं, तुम्हारा मैच काफी ज्यादा अच्छा था। सरादा कहती है, अब मुझे समझ आ गया है, हमारे सामने काफी हार्ड सिचुएशन भी आ सकती है, तो हमें सही फैसले लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके डैड पूछते हैं, वैसे बरूटो और मित्सुकी कहाँ पर है? वो दिखाई नहीं दे रहे। सरादा को याद आता है कि अभी तक वो यहाँ पर नहीं पहुँचे और उससे अब चिंता होने लगती है कहीं वो फंस तो नहीं गए। और ये बात वो अपने डैड को बता देती है। अब बरूटो और मित्सुकी आमदो का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुँच गए थे और वो लोग आमदो से कह रहे थे, हम तुम्हें पैसा, फैसिलिटी सारा कुछ देंगे, बस तुम्हें हमारे लिए साइंटिफिक निंजा टूल बनाना होगा। आमदो पूछता है, लेकिन तुम उसका करोगे क्या? ये लोग कहते हैं, हमारा जो नेशन है वो काफी ज्यादा कमजोर है, हम उसकी पावर से अपने पड़ोसी नेशन को अपने अंडर लाना चाहते हैं। आमदो कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये काम नहीं कर सकता। वैसे भी मैं लीफ विलेज का काफी बड़ा कर्जदार हूँ और जो लोग साइंटिफिक निंजा टूल का इस्तेमाल पावर के लिए करना चाहते हैं तो मैं उनके लिए ये काम नहीं करूंगा। और ये लोग कहते हैं, तो इसका मतलब ये है हमारी डील आगे नहीं बढ़ पाएगी। और आमदो यहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन ये लोग उसे पकड़ के नीचे बिठा लेते हैं। आमदो अपने साइंटिफिक निंजा टूल का इस्तेमाल कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर बरूटो पहुंच जाता है। अब बरूटो यहाँ पे लोगों को मारने लगता है। ये बंदा अब आमदो की गर्दन पे कुनाई नाइफ रख देता है। अगर ये हमारे नेशन की हेल्प नहीं करेगा तो ये किसी भी नेशन की हेल्प नहीं कर पाएगा। लेकिन मित्सुकी अपने हाथों को लंबा करके आमदो को अपने तरफ खींच लेता है और बरूटो कुनाई नाइफ में पेपर बॉम्ब लगा के उनके तरफ फेंक देता है, जिससे यहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और ये दोनों आमदो को बचा लेते हैं। आमदो कहता है, वैसे मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन आज तुम्हारा चुनिन एग्जाम था, तुम क्या वहाँ पे नहीं गए? और बरूटो को याद आता है, अबे हाँ, हमारा तो चुनिन एग्जाम था। और बरूटो जब विलेज में पहुँचता है वो देखता है उन दोनों को अभी तक इस मैच से नहीं निकाला गया। अब यहाँ पे डैंकी भी एक लिस्ट को देख रहा होता है जहाँ पर बस अब 3 लोग ही बचे थे, बरूटो, मित्सुकी और सुबाकी, और इनमें से किसी एक के साथ इसका मैच होने वाला है। अब हमें पता लगता है कि अगला जो मैच होने वाला है वो मित्सुकी और बरूटो के बीच में है और कोनोहामारू भी उन्हें देख रहा होता है। अबे यार, ये लोग कहाँ रह गए? ये तो शुरू से ही मुझे नहीं दिखे। शिगामारू कहता है, अब ज्यादा देर हो चुकी है, हमें इन लोगों को डिस्क्वालीफाई करना होगा। और कोनोहामारू ऐसा ही करता है, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देता है। सरादा सोचती है, अबे यार, ये इतनी आसानी से डिस्क्वालीफाई कैसे हो सकते हैं? अब बरूटो और मित्सुकी भी स्टेडियम के अंदर पहुंच गए थे। फाइनली हम पहुंच गए हैं। सरादा कहती है, हाँ लल्लुओ, तुम डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। अब हम डैंकी को देखते हैं, जो कि पूरी तरीके से साइंटिफिक निंजा टूल पहनकर आया होता है। नरूटो कहता है, ये मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, एक समुराई और एक तरफ साइंटिफिक निंजा टूल। अब सुबाकी अपनी स्वॉर्ड से काफी तेजी से डैंकी पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन डैंकी साइंटिफिक निंजा टूल का इस्तेमाल करके पहली प्रिडिक्शन कर लेता है कि इसका अटैक कैसे होने वाला है और वो अपने पैरों में लाइटनिंग स्टाइल इस्तेमाल कर रहा था, जिससे वो ऊपर ही फ्लो
कर रहा था और वो आसानी से इससे बच जाता है। अब सुबाकी डैंकी को ये कहती है, अगर तुम ऐसे ही मेरे सारे अटैक को डॉज करते रहोगे तो तुम कभी भी मुझे नहीं हरा पाओगे। तभी डैंकी लाइटनिंग स्टाइल से एक जोरदार पंच मारता है जिससे सुबाकी तो बच जाती है, लेकिन यहाँ पर काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है। सुबाकी ये कहती है, ये सारा कुछ तुम साइंटिफिक निंजा टूल की मदद से कर रहे हो, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगी और इसे क्रश कर दूंगी। डैंकी बार बार उस पर अटैक कर रहा था, लेकिन सुबाकी सारे अटैक से बच रही थी। श्राद्धा ये नोटिस करती है कि डैंकी सुबाकी की तरह ही मूव कर रहा है, वो पहले ही उसकी मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर पा रहा है। अब डैंकी सुबाकी को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। अब डैंकी उस पे फायरबॉल जुत्सु से अटैक करता है, लेकिन सुबाकी उसे काट देती है। वसाबी ये नोटिस करती है कि डैंकी के चश्मे में एक लेंस लगा हुआ है और जैसे उस सोट की चमक उस लेंस पे पड़ती है वो खराब हो जाता है और इस बार सुबाकी का अटैक उस पे लग भी जाता है और फिर सुबाकी उसके चश्मे को ही तोड़ देती है। वो कहती है, मुझे पता है कि तुम इस चश्मे की मदद से सारा कुछ प्रेडिक्ट कर रहे थे, इस चश्मे की मदद से तुम मेरी मूवमेंट को देख पा रहे थे, लेकिन अब देखती हूँ तुम मुझसे कैसे लड़ पाओगे। अब डैंकी दोबारा से उस पर अटैक करने की ट्राई करता है, क्योंकि उसका चश्मा टूट चुका है तो वो सुबाकी के मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर पाता और उल्टा सुबाकी उस पर अटैक कर रही होती है। अब डैंकी के साइंटिफिक निंजा टूल में से धुआं निकलने लगता है। बरूटो कतास्के से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। वो कहता है कि इसका साइंटिफिक निंजा टूल ओवरहीट हो चुका है, इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अब सुबाकी डैंकी से कहती है, तुम्हारा साइंटिफिक निंजा टूल अब खराब हो चुका है तो अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। डैंकी कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये सारे लोग मुझ पे विश्वास करते हैं। अब सुबाकी जैसे उस पर अटैक करने वाली होती है, डैंकी अपने साइंटिफिक निंजा टूल को छोड़ देता है और वो एकदम से पीछे आ जाता है और वो लाइटनिंग ओवरराइड का इस्तेमाल करता है और उस पर अटैक कर देता है और इस बार वो ये अटैक खुद से कर रहा होता है। डैंकी कहता है, मैंने कहा था मुझे सही से निजुत्सु नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बिल्कुल नहीं आता। और ये अटैक सुबाकी को लग जाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर सभी लोग काफी खुश हो रहे होते हैं और डैंकी इस मैच को जीत जाता है। अब फाइनली यहाँ पे 4 चुनिन मिल चुके हैं। बरूटो भी ऊपर जाके खड़ा हो जाता है और वो श्राद्धा को चेयर कर रहा होता है। अब सुबाकी को हम हॉस्पिटल में देखते हैं जिसे डैंकी के अटैक से काफी बड़ा झटका लगा होता है। अब शिंकी और उसकी टीम भी वापस जा रही थी। उसके दोस्त कहते हैं, तो फाइनली तुम्हारा मिशन भी कंप्लीट हो चुका है कवाकी पे नजर रखने का। और वो लोग कहते हैं, वैसे तो तुम्हें बरूटो का मैच देखना चाहिए था। शिंकी कहता है, हाँ, लेकिन वो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गया। अब जितने भी बच्चे चुनिन बने होते हैं वो सारे काफी ज्यादा खुश होते हैं और उन्हें अपनी अपनी वेस्ट मिल चुकी है। नरूटो कवाकी से पूछता है, तुम्हें चुनिन एग्जाम कैसा लगा, क्या तुम्हें उसमें मजा आया? कवाकी कहता है, अरे ये तो बिल्कुल बकवास था, ये लोग अपनी जीत के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट थे। कवाकी कहता है, जैसे आपने मुझसे कहा था मुझे भी गैनिन बनने पर काम स्टार्ट कर देना चाहिए। नरूटो कहता है, वैसे बरूटो कहाँ पर है, वो मुझे दिखा नहीं। और बरूटो और मित्सुकी अभी भी उस अरीना में थे जो कि आपस में मैच करने वाले थे। तो इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना और इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं 15K लाइक्स, तो जल्दी से लाइक टारगेट भी कंप्लीट करा देना। और जैसे कि मैंने कहा था मेरा एनिमे प्रोडक्ट रिव्यू वाला एक चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर से उस चैनल को जाके चेकआउट करना और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यहाँ की तरह ही, वहाँ पे भी आप सपोर्ट दिखाओ। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टेक केयर बाय बाय।